गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी, यानी आज जो होगा यूनिट 1 का MDC पेपर, जिनकी भी जियोग्राफी होगी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अनुसार यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी। अब ये जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आज की क्लास, वो जिनकी भी पेपर MDC में जियोग्राफी है सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो किसी नौकरी का तैयारी कर रहे होंगे, तो एक तो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 11 है वो बायोडायवर्सिटी में ही होगी, यानी कि जैव विविधता। अगर हिंदी में इसको बोले तो जैव विविधता। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसका यानी थ्योरी के साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो गया है। कम से कम उसमें 10 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और वही 10 क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बेसिस पे भी क्लास हम आप लोग को दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। अब देखिए, जैव विविधता को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे बायोडायवर्सिटी। अब बायो यानी हो जाएगा जैव, यानी हो जाएगा जीव, यानी और डायवर्सिटी मतलब हो जाएगा विविधता। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता से हम लोग को ये पता चलेगा कि इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है जीवों के बारे में। किसके बारे में? जीवों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता के टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। अब देखिए, जैव विविधता क्या है, हम जानते हैं कि जैव विविधता क्या है। अब किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते तो क्यों, क्या, कैसे, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये 3 क्वेश्चन का आंसर समझ जाएगा तो उसके लिए हर एग्जाम इजी हो जाएगा। तो पहले जीव विविधता को हम लोग पढ़ेंगे, जीव विविधता को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है कि जैव विविधता है क्या, या फिर जैव विविधता क्या है। व्हाट इज डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। देखो क्या बोलता है जैव विविधता। चलिए, जैव विविधता किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद क्या है? जैव विविधता किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जीवों की विविधता है। मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र में, यानी ये जो क्षेत्र है पृथ्वी पर जितने भी जीव है मौजूद है, जितने भी जीव है उनकी वर्गीकरण है, यानी उनकी विविधता है। मतलब कि जितने भी प्रकार के जीव है पृथ्वी पर उसकी विविधता जो पाई जाती है, उसकी वर्गीकरण जो पाई जाती है वो कहां पाई जाएगी? तो पृथ्वी पर ही पाई जाएगी। आपको पता है जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, छोटा जीव यानी छोटा चींटी से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक, वो सब जीव किसमें पाई जा रही है? वो सब जीव भौगोलिक क्षेत्र के मतलब यानी पृथ्वी पर पाई जा रही है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैव विविधता में कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें विभिन्न जानवर आ जाएंगे, उसके बाद इसमें पौधे आ जाएंगे, और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है वो आ जाएंगे। उनके जीन, उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। उनके जीन, उनके प्रजाति जितने भी है वो सब कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता में आ जाएंगे। अब जैव विविधता में कौन कौन है? तो भैया, तो जैव विविधता में सर जानवर है, तो पेड़ पौधा है, तो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है, तो और जो भी उनके जीन, उनके जितने भी प्रजाति है वो सारे चीज हमारे जैव विविधता में आ जाएंगे। और ये जैव विविधता कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, यानी एक दूसरे पे कहीं ना कहीं लोग क्या है? निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है यह जीवों के बीच विविधता से संबंधित है। क्या बोले कि जीवों के बीच क्या है? विविधता से
संबंधित है, जिसमें क्या आ जाएगा, प्रजातियों के भीतर और उनके बीच तथा उनके द्वारा निर्मित विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता भी शामिल है। अब कहीं ना कहीं जैव विविधता में उनकी प्रजाति भी आ जाएगी, उनके बीच के द्वारा उनके पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संपर्क को बताएगा। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता यानी जीवों के बीच के संबंध को भी कहीं ना कहीं हम लोग को जैव विविधता में बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जैव विविधता शब्द है उसको कौन दिया था, वॉल्टर जी रोसेन द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा, तो वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा गढ़ा गया था तथा समाज जीव विज्ञानी जो है एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय बनाया गया था। मतलब कि आप लोग को ये पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ दे तो एक नंबर के कि जैव विविधता का शब्द किसने दिया था, ऑप्शन 4 को दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन हो जाएगा वॉल्टर जी रोसेन। उसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा कि वॉल्टर जी रोसेन जो है जो जैव विविधता शब्द को गढ़ा था या फिर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जैव विविधता क्या है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। समझो, अब मेरे लैंग्वेज में समझो। जैव विविधता उसे कहेंगे जो भौगोलिक क्षेत्र में यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, उनकी जितने भी प्रजाति है, जितने भी जीन है, वो सभी को हम लोग क्या कहेंगे, वो सभी को हम लोग जैव विविधता कहेंगे। और ये जो जैव विविधता है वो मेरा कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा माना जाएगा, एक अंग माना जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैव विविधता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं, टॉपिक है जैव विविधता के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब देखो जैव विविधता के प्रकार क्या क्या है। पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, मतलब कि आनुवांशिक जैव विविधता पहली प्रकार है जो कि जैव विविधता के क्या है भैया, एक प्रजाति, इसमें एक प्रजाति अपने वितरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित कर सकती है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें जीन मान सकते हैं। आनुवांशिक मतलब जीन। अब हम बोलते हैं ना कि अगर बाप लंबा है तो अगर बचुआ लंबा होता है, कि अगर बाप नाटा है तो अगर बचुआ नाटा आएगा, तो क्या बोलते हैं कि ये सब जीन का प्रकोप है कि बाप लंबा है इसीलिए बेटुओ लंबा होला। तो वही है आनुवांशिक विविधता। अब जीवों के जीन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ती है उसी में हम लोग आनुवांशिक विविधता को पढ़ते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण औषधीय पौधा राउवोल्फिया। अब देखो एक औषधीय पौधा है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया है, जो हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है। भारत में 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार के आम और चावल की 50,000 से अधिक अलग अलग आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। मतलब कि बहुत सारा आम की प्रजातियां पाई जाएगी। किसकी प्रजाति पाया जाएगा, आम का पाया जाएगा, चावल का पाया जाएगा, औषधि पौधे का पाया जाएगा भारत में और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में। अगर देखें तो सब चीज का प्रजाति अलग अलग तरह के पाया जाएगा। अब मान के चलो भारत में, तो भारत में आदमियों की प्रजाति कहीं गोर है कहीं करिया है। अब वही चल जा अफ्रीका में, तो वहां की वो तो है आदमी लेकिन उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, करिया, मतलब कि वहां सबका बाल बच्चा काला रहेगा। ठीक उसी तरह चल जाइए अमेरिका में, तो वहां सब बाल बच्चा का तो गोरे गोर जन्म, तो क्या भैया प्रजाति है वैसे ना, वहां के प्रजाति का सब गोर गोर हो तो सब वहां गोर गोर जन्मेगा। लेकिन वो किस प्रजाति में आ जाएगा, वो तो मनुष्य की प्रजाति में आ जाएगा। तो इसका क्या विविधता देखने को मिल रही है, अलग अलग विविधता देखने को मिल रही है, डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रही है। तो ये किस में आ जाएगा, आनुवांशिक विविधता में आ जाएगा। अब देखो
नेक्स्ट क्या बोलता है, पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता क्या है, यह विभिन्न जैविक समुदायों या पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे वर्षा वन। अब कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़े हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि क्लास को ज्वाइन करने से पहले लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन और प्रीवियस क्लास आप लोग देख लीजिए, वो सारे क्लास में मैंने इसको डील किया है और कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को या फिर पारित तंत्र को भी मैंने डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं वो समझिएगा तो ये क्लास को समझने में दिक्कत नहीं होगा, अगर इसको समझते हैं तो वो क्लास समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब पारिस्थितिकी विविधता क्या बोलता है, यह विभिन्न जैविक समुदायों या पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे वर्षा वनों, रेगिस्तानों, मैंग्रोव, प्रवाल आदि की विविधता को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में आर्द्र भूमि, मुहाना, अल्पाइन घास के मैदान आदि के साथ किसी भी देश की तुलना में अधिक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र रखता है। अब कहीं ना कहीं भारत में अपनी आर्द्र भूमि यानी भारत की जो भूमि है वो आर्द्र भूमि है, प्लस में रेगिस्तान है, उसके बाद यहाँ की जो घास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी जैव है यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये सब में जो जैव पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसकी विविधता को दर्शाती है, वो पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती है। हम क्या बताए थे पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसको हम लोग पढ़े थे, उसमें बताए थे कि छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं किसी पे निर्भर होता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग ये भौतिक माने थे, फिर कार्बनिक अकार्बनिक माने थे, ये सभी चीज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़े थे। और वही पारिस्थितिक तंत्र में हमारा भारत का भी एक एग्जांपल दिए थे कल की क्लास में, पीछे की क्लास में और आज की क्लास में, कि आर्द्र भूमि, मुहाना, रेगिस्तान, ये सब भी कहीं ना कहीं हम लोग का पारिस्थितिकी विविधता का एक हिस्सा माना जाता है। और ये जो पारिस्थितिकी विविधता है वो कहीं ना कहीं जैव विविधता का भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, टॉपिक है विविधताओं का मापन, यानी कैसे हम लोग जैव विविधता को मापते हैं, यानी विविधता को अलग अलग मापन यंत्र के द्वारा कैसे हम लोग इसको मापेंगे और इसको कौन कौन से क्षेत्र में रखेंगे। तो पहला क्या दिया गया है, अल्फा डायवर्सिटी। क्या दिया गया है, अल्फा डायवर्सिटी। अब ये अल्फा डायवर्सिटी क्या है समझिए, किसी विशेष क्षेत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, यानी किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को अल्फा विविधता द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे भैया पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या, किसकी, प्रजातियों की संख्या, जिसे प्रजाति समृद्धि के रूप में भी जाना जाता है, इसकी जैव विविधता के स्तर को इंगित करती है। यानी प्रजातियों की संख्या को हम लोग किससे मापेंगे, तो अल्फा डायवर्सिटी से मापेंगे। अब अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या है, तो सर अल्फा डायवर्सिटी एक ऐसा यंत्र है जिसमें से जैवों की यानी जीवों की प्रजातियां को मापते हैं, उसे ही अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, विविधताओं का मापन, यानी जैविक विविधताओं का मापन कैसे हम लोग नाप सकते हैं, कैसे उसको हम लोग माप सकते हैं, उसी को डील कर रहे हैं। दूसरा क्या बोलता है, बीटा विविधता। पहले हम लोग देखें अल्फा, फिर देख रहे हैं बीटा। अब ये बीटा क्या बोलता है समझिएगा, बीटा विविधता, इसमें क्या है भैया, यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता का अंतर को बताता है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की मात्रा में
परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। अब देखो अल्फा डायवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, तो हम लोग प्रजातियों की संख्या को माप रहे हैं। किसको? प्रजाति की संख्या को माप रहे हैं। और ठीक ना ठीक बीटा विविधता में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रजातियों की मात्रा में कितना परिवर्तन आ रहा है, यानी प्रजाति बढ़ रहा है कि प्रजाति घट रहा है, तो वही परिवर्तन को हम लोग बीटा डायवर्सिटी में मापेंगे। तीसरा क्या बोलता है, गामा विविधता। यह किसी क्षेत्र के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की समग्र विविधता को मापता है। यानी जो गामा विविधता है वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मापता है। देखो हम लोग 3 प्रकार में बांटे हैं जैव विविधता को, यानी मापन इस 3 प्रकार में करेंगे। पहला है कौन सा है, अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। गामा में हम लोग किसका मापन कर रहे हैं, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का। बीटा में किसका, तो इसका हो जाएगा परिवर्तन, यानी प्रजातियों का परिवर्तन। और अल्फा में किसको माप रहे हैं, तो प्रजातियों की संख्या को। यही पूछ देगा 1 नंबर के कि अल्फा मापन क्या है, बीटा मापन क्या है, गामा मापन क्या है, या फिर पूछ देगा प्रजातियों की संख्या का मापन हम लोग किससे करते हैं, प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन होगा उसका मापन किससे करेंगे, और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मापन की जाती है या फिर किससे मापन किया जाता है। 1 नंबर में ये जरूर पूछेगा। पूछेगा तो लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो समझेंगे। ये थी आपकी विविधता का मापन, यानी डायवर्सिटी का मापन, कि कैसे हम लोग जैव विविधता को माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आगे क्या बोला है, प्रजातियों से संबंधित शब्दावली। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं क्या है प्रजातियों से संबंधित शब्दावली, कि प्रजाति में कौन कौन से शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसको देखने से पहले, यानी प्रजातियों के शब्दावली को देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं बहुत जरूरी बात। एक ऐसी बात है जो रोज रोज मैं आपको बताता हूं और आज भी बता रहा हूं। कौन सा बात है सर, समझिए। सेमेस्टर 2 के लिए, किसके लिए बात है जरूरी, सेमेस्टर 2 के लिए। जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, और साथ में साथ एक्स्ट्रा जो भी पेपर आप लोग रखे हैं, उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि उन लोग का जो तैयारी है वो JH एग्जाम्प्लेक्स पे, JH एग्जाम्प्लेक्स पे करवाई जा रही है मात्र 599 में। कितना में, 599 में। पूरा सेमेस्टर 2 का कोर्स आप लोग को करवाया जा रहा है मात्र 599 में। जिनका भी मेजर पेपर क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, सिर्फ 599 में आप लोग तैयारी करवा रहे हैं JH एग्जाम्प्लेक्स। जल्द से जल्द आप लोग इस दिए हुए नंबर पे और भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और जल्द से जल्द पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि 14 तारीख के बाद आपका सेमेस्टर 1 खत्म, फिर आ जाएंगे हम लोग सेमेस्टर 2 में, जिसके साथ आप लोग को यानी 599 में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ओनली फॉर 599 में। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। जितना मजबूत बनाना चाहते हैं 599 में उतना ही मजबूत बनाइए।
तो सेमेस्टर 2 की तैयारी कितना, तो 599 में। अब हम लोग आ जाइए सेमेस्टर 4 में। अब देखो सेमेस्टर 4 में भी सेम कंडीशन लागू हो भैया। अब लेकिन एक में क्या होता है, 799 में आपका पूरा सेमेस्टर 4 का तैयारी करवाया जा रहा है JH एग्जाम प्लस पर। केकर पर रे बचवा, तो JH एग्जाम प्लस पर कितना मेरे बचवा, तो 799 में। अब किकरा तो जेकर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है, माइनर पेपर भी पॉलिटिकल साइंस, और एक साथ जितना भी अदर पेपर है ना, वो सारा चीज का जो तैयारी हो रहा है, सारा पेपर का तैयारी बाबू कितना मेरे, तो 799 रुपया में हो रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, और जितने भी प्रीवियस ईयर गेस्ट पेपर यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारा चीज आप लोग को मिल रहा है। मतलब कि 799 में आप पूरा सेमेस्टर 4 का तैयारी कर सकते हैं और 599 में पूरा सेमेस्टर 2 का तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो ऑफर है वो 15 जून तक है। कब तक है, 15 जून तक। जल्द से जल्द ये ऑफर से आप लोग जुड़ जाइए। ये नंबर दिया हुआ है JH एग्जाम प्लस का, ये नंबर पे कॉल करके आप लोग जल्द से जल्द पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि सेमेस्टर 1 का एग्जाम के बाद सेमेस्टर 2 का पढ़ाई कंटिन्यू होगी और सेमेस्टर 3 के एग्जाम के बाद सेमेस्टर 4 का पढ़ाई कंटिन्यू होगी। जितना फांकी मारना है मारिए, एग्जाम लेगा ही और आपको एग्जाम में शामिल होना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा, फांकी मारने से अच्छा है कि 799 में आप लोग तैयारी को और 599 में सेमेस्टर 2 की तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख प्रजातियों का शब्दावली। अब कहीं ना कहीं जैव विविधता में प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रजातियों के शब्दावली को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, प्रमुख प्रजातियां। अब प्रमुख प्रजातियां समझिए क्या बोलता है, किसी प्रजाति को किसी विशिष्ट आवास, मुद्दे, अभियान या पर्यावरणीय कारण के प्रतिनिधि, प्रतीक या राजदूत के रूप में चुना जाता है। अब किसी न किसी प्राणी का, किसी न किसी जीवों का बहुत सारा प्रजाति होता है। जैसे इसका उदाहरण है विशाल पांडा, भारतीय बाघ, सुनहरा शेर, अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी आदि। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रमुख प्रजातियां हैं और इनके नाम भी है। देखो, सुनहरा शेर, भारतीय बाघ, विशाल पांडा, अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी है कोची हाथी ही, लेकिन इसका जो प्रजाति है वो अलग अलग है। भारतीय बाघ की प्रजाति अलग होगी, दूसरी जगह का प्रजाति अलग होगा। विशाल पांडा का प्रजाति अलग होगा, दूसरी जगह का प्रजाति अलग होगा। हाथी का प्रजाति अलग होगा, अफ्रीका का हाथी का प्रजाति अलग होगा, लेकिन उन लोग क्या है, हाथी का ही प्रजाति है। तो इसके नाम भी अलग अलग रूप में चुना जाता है। चलिए अब देखिए क्या बोलता है, मूल तत्व जाति। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख प्रजातियां में जो पहला है वो है मूल तत्व जाति, यानी मूल तत्व प्रजाति। अब ये मूल तत्व प्रजाति क्या है समझिए, वे प्रजातियां जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने या उससे हटाए जाने पर कम से कम अन्य प्रजाति की प्रचुरता या उपस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। अब बताइए मूल तत्व प्रजाति क्या है, तो मूल तत्व प्रजाति वो प्रजाति है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसमें हम लोग इकोलॉजी को पढ़े थे, वही बोला है प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने या फिर उसे हटाने पर कम से कम एक अन्य प्रजाति की
प्रचुरता या उपस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, तो वो मूल तत्व की प्रजातियां हो जाएगी। जैसे भैया ये प्रजातियां किसी आवास या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य प्रणाली या उत्पादकता में भूमिका निभाती है। जैसे बाघ, शेर, मगरमच्छ, हाथी आदि शिकारी जानवर इसका हिस्सा है। अब कहीं ना कहीं बाघ हो गया, शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, हाथी, ये सब बहुत बड़े बड़े प्रजाति है जानवरों का, तो ये किस में आ जाएगा, ये मूल तत्व प्रजाति में आ जाएगा। और ये सब जो जानवर है वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में शामिल है, यानी ये भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, हिस्सा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रजातिक तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र यानी जैव विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियां आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोलता है, प्राथमिकता वाली प्रजातियां। पहला क्या बोला, मूल तत्व वाली प्रजाति, दूसरा क्या बोला, प्राथमिकता वाली प्रजातियां। अब ये प्राथमिकता वाली प्रजातियां क्या है समझिए। प्राथमिकता वाली प्रजाति किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण खतरे का संकेत देती है और इस प्रजाति के संरक्षण से व्यापक खतरे से निपटने में काफी मदद मिलेगी। समझना कि प्राथमिकता वाली जो प्रजातियां हैं वो क्या करेगी, पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर यानी पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंदर होने वाले जो खतरा है उसी का संकेत देती है कि भाग जाइए, यहाँ खतरा होने वाला है, यहाँ बम फूटने वाला है, पड़ाका फूटने वाला है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो क्या करेगा, ये उसका संकेत देता है और इस प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करते हैं। तो कौन सा प्रजाति, तो वो प्रजाति को हम लोग प्राथमिकता वाली प्रजाति कहेंगे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जो प्रजाति है उस पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक या फिर आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कहीं ना कहीं प्राथमिकता वाली जो प्रजाति है वो भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोलता है, संकेतक प्रजातियां। चलिए अब संकेतक प्रजातियां क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति या उस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होने वाले किसी विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संकेतक प्रजाति या प्रजातियों के समूह का चयन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब आप लोग को हम कल भी समझाए थे, परसों भी समझाए थे और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी किए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं आप लोग को समझाया था। तो मैं आज की क्लास में उम्मीद करूंगा कि पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। अब पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब वो बोल सकते हैं हमारे चारों ओर जो चीज देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें जैव विविधता आती है, यानी जीव आते हैं, जीव जंतु जिसमें आते हैं और जो एक दूसरे पे निर्भर है, उसी को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो वही पारिस्थितिकी तंत्र के बीच होने वाले जो भी घटना है, जो भी परिवर्तन है, उसी की जानकारी प्रदान करने में एवं उसका प्रतिनिधित्व करने में सांकेतिक प्रजातियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं आधार प्रजातियां। नेक्स्ट क्या बोलता है, आधार प्रजातियां।
अब आधार प्रजातियां क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जैव विविधता यानी जीवों के बीच होने वाले वर्गीकरण, यानी जितने भी जीव है उसकी प्रजातियां। आज की टॉपिक वही है हम लोग का, जिसको इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं और हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों का वर्गीकरण। अब देखिए आधार प्रजातियां क्या है, जैसे प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रचुरता और प्रभाव दोनों प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रवाल कहीं ना कहीं जो है वो मेरा पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख हिस्सा होता है, जिसे हम लोग आधार प्रजातियां कहेंगे। करिश्माई प्रजातियां, करिश्माई प्रजातियां क्या है समझिए, कुछ करिश्माई मेगाफोना आम जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और अक्सर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा इन विशेष प्रजातियों के दायरे से परे संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये आपके यानी ये जो क्लास चल रही है ये सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपके एग्जाम बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट करवाई जा रही है। नेक्स्ट जब आप सेमेस्टर में जब जाते हैं, सेमेस्टर 2 में जाते हैं, तो आपको वहां पूरा डीपली नॉलेज दिया जाएगा ताकि कोई चीज का भी दिक्कत ना हो। एग्जाम आपका सर पे है, इसीलिए जल्द से जल्द हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि एग्जाम में लिखने में आप लोग को दिक्कत ना हो। इसीलिए एग्जाम के बेसिस पे ही पहले, इसीलिए तो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर करवाया कि नहीं, पहले एग्जाम है, कम से कम क्वेश्चन आंसर से एग्जाम लिख देगा, क्वेश्चन आंसर से तुम लोग अच्छा एग्जाम जाएगा। उसके बाद अगर समय मिला तो क्या हम लोग थ्योरी लेके आ गए कि नहीं, अब एग्जाम अगर भूल गया क्वेश्चन आंसर तो थ्योरिया पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहेगा बचपन के, तो कम से कम वैसे तो लिख लेगा। तो इसीलिए मैंने पहले लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाया, उसी के बाद वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को थ्योरी भी करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आंसर से ना समझ में आए तो कॉन्सेप्ट से आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैव विविधता आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। पारिस्थितिकी का मतलब कि हम लोग जैव विविधता को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम लोग 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, और ये 2 से 3 बार पढ़ने के बाद भी अगर एग्जाम खराब जाएगा तो हमको उम्मीद नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाइएगा। एक चीज को आप लोग 3 बार पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का तैयारी 70% कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, छाता प्रजाति। कौन सा, छाता प्रजाति। अभी छाता प्रजाति क्या है भैया, समझिए छाता प्रजाति क्या है। हाँ, करिश्माई प्रजाति का हम लोग उदाहरण नहीं देखे। देखिए करिश्माई प्रजाति का उदाहरण क्या है, इसका हो जाएगा पांडा, बारहसिंघा, बंगाल टाइगर और ब्लू व्हेल। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं करिश्माई प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, छाता प्रजाति। अब ये छाता प्रजाति क्या है समझते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। यह संरक्षण प्रयासों और कार्यक्रमों के लिए एक छतरी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, एक छतरी के रूप में कार्य करता है। छतरी प्रजातियों के संरक्षण से अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षा प्रदान होता है। बाघों के संरक्षण के लिए जंगली बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिससे उसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली अन्य प्रजातियां जैसे तेंदुआ, बंदर, खरगोश, सुअर आदि को भी बचाने में मदद मिलती है। उसे ही हम लोग छाता प्रजाति कहते हैं, जो अपने के साथ साथ दूसरे जानवरों को भी अपना सुरक्षा दे, उसी को ही हम लोग छाता प्रजाति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है,
आक्रामक या फिर विदेशी प्रजातियां। देखिए क्या बोलता है, आक्रामक या विदेशी प्रजातियां, समझिए वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर पाई जाती है, मतलब कि जो दूसरे देश में पाया जाता है, अपना देश में नहीं पाया जाएगा, तो उसे हम लोग विदेशी प्रजातियां कहेंगे। तथा जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उन्हें लाया जाता है उसके घटकों को परिवर्तित करके तथा उनका उपयोग करके स्थानीय पौधा, जानवरों या जैव विविधता के अन्य पहलुओं के लिए खतरा पैदा करती है। अब मान के चल जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, सब विदेशी कुत्ता, अभी सब कुत्ता के तू रोडवा पर छोड़ दे तो क्या करता, जैसे भी आवारा, जितना भी आवारा कुत्ता है, लोफर कुत्ता है, जो दिन भर रोड पर घूमते चलेगा, आवारागर्दी करेगा, तो उन लोग क्या करेगा, जो विदेशी कुत्ते को हबक देगा, भौंकेगा उसको देख के, अरे साला ये हमरे के प्रजाति कैसा आ गलो, कहां से आ गलो, तो क्या करेगा, उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। और इसको देख के भूकेगा, यानी दोनों एक दूसरे को देख के भूकेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आक्रमण का भी डर रहेगा और उससे हम लोग विदेशी प्रजाति भी कहेंगे, जो हमारे देश में नहीं पाया जाता है और वो विदेश से हम अपने देश में लाते हैं, तो एक दूसरे के लिए क्या होगा, खतरा पैदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी पृथ्वी पर जैव विविधता का महत्व क्या है। देखिए जैव विविधता का महत्व क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल की क्लास में हम लोग देख चुके थे और शुरू की स्टार्टिंग क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। प्रत्येक जीव न केवल अपनी जरूरतें पूरी करता है बल्कि पर्यावरण में मौजूद अन्य जीवों को भी लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण में मौजूद हर जीवों को भी लाभ में पहुंचाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जैव विविधता का इंपॉर्टेंस हो जाएगी, यानी महत्व हो जाएगा। कि क्या क्या महत्व है, वे ऊर्जा को ग्रहण, भंडारित और उपयोग करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन और विघटन करते हैं, जल और पोषक चक्रों में भाग लेते हैं तथा वायुमंडल में गैस स्थिरीकरण में क्या करते हैं, अपना योगदान करते हैं। इसके साथ साथ वे जलवायु को विनियमित करने, मृदा निर्माण को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और भूमि, जल और वायु संसाधनों की रक्षा करने में भी कहीं ना कहीं जैव विविधता क्या करती है, मदद करती है, जिसको मैंने पारिस्थितिकी तंत्र में, पर्यावरण में भी इन लोग दोनों को डील कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के ये कार्य पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब कहीं ना कहीं जैव विविधता ये जो कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के नुकसान। अभी तो हम लोग जैव विविधता के महत्व को देखे, फायदा को देखे, अब हम लोग क्या देखते हैं, जैव विविधता के नुकसान को देखेंगे। देखिए क्या चलता है, क्या बोलता है, जैव विविधता की हानि से तात्पर्य प्रजातियां, पारिस्थितिकी तंत्रों या जीनों की हानि से है। ग्रह की जैविक संपदा तेजी से घट रही है, यानी पृथ्वी में जितने भी तरह तरह की जैविक क्रिया है वो क्या होते जा रही है, घटते जा रही है, विनाश होते जा रही है। इससे अच्छा पिक्चर आप लोग को देखना है, अगर समझना है तो 2.0 समझिएगा कि कैसे मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने उपभोग के लिए पर्यावरण का ह्रास कर रहा है, पर्यावरण को खत्म कर रहा है और तरह तरह की प्रजातियों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं अपना उपयोग के लिए। वही बोलता है जैविक संपदा तेजी से घट रही है, किस पे, ग्रह की, यानी पृथ्वी ग्रह की। पिछले 500 वर्षों में आयुसीन
रेड लिस्ट में 784 प्रजातियां क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। अब कहीं ना कहीं जो रेड डाटा बुक है जिसमें से प्रजाति विलुप्त होने का आंकड़ा दिया जाता है कि केवल प्रजाति विलुप्त हो गया, तो पिछले 500 सालों में कम से कम 784 जो प्रजाति है वो गायब हो गया है, जिनमें से 338 जो प्रजाति है केशरुकी का है, 359 अकेशरुकी और 87 पौधे शामिल है। यानी कहीं ना कहीं 784 प्रजातियां पिछले 5 सालों से अधिक में क्या हो गया है, गायब हो गया है। यानी पिछले 500 सालों से हम लोग पूरे पर्यावरण को हरास कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या होगा, प्रजाति के साथ साथ एक ऐसा समय भी आएगा कि मनुष्य की प्रजाति क्या होगी, गायब हो जाएगी। चलिए, लिविंग प्लैनेट के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 30 से अधिक प्रजातियां लुप्त हो गई। यानी अगर देखिएगा लिविंग प्लैनेट के रिपोर्ट के अनुसार, यानी हमारे प्लैनेट यानी लिविंग मतलब जहां रह रहे हैं, प्लैनेट यानी पृथ्वी, तो लिविंग प्लैनेट के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 30 से अधिक प्रजातियां क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो ये क्या है, जैव विविधता का नुकसान है। प्रजातियों के विलुप्त होने की वर्तमान दर 100 वर्षों की अवधि में प्रति 10,000 प्रजातियों पर 100 से 1,000 विलुप्त होने की संभावना है। यानी 100 वर्षों में 10,000 में से कम हर 100 वर्षों में 1,000 प्रजातियां क्या हो जाती है, विलुप्त होने की कगार पर है। मतलब कि हर 100 वर्ष में कितना, हर 100 वर्ष में 10,000 प्रजातियां में 100 से 1,000 प्रजाति क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। रिपोर्ट जैव विविधता की प्रचुरता को मापती है, जो लगातार गिरावट का रुझान दिखाती है। औसतन 1970 के बाद से निगरानी की गई प्रजातियों की आबादी में 58% की गिरावट आ गई। यानी कि 1970 के बाद पूरे भारत में 58 बोलिए या फिर दुनिया में 58% की प्रजाति में क्या हो गया, गिरावट आ गया। ये थी आपकी जैव विविधता के नुकसान नुकसान। अब देखते हैं जैव विविधता होने की हानि के कारण, कि इसकी जो हानि हुई है इसकी कारण क्या है, प्रजातियों का अति शोषण। हम लोग तरह तरह के प्रजाति को क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। विदेशी प्रजातियों का क्या कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, आवास की हानि कर रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं। वैश्विक जलवायु में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आदि के कारण कहीं ना कहीं हमारी जो जैव विविधता है उसमें हानि पहुंच रही है। नोट है, जैव विविधता और इसका संरक्षण अब अंतरराष्ट्रीय चिंता का महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा बन गया, यानी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है जैव विविधता का, क्योंकि दुनिया भर में अधिक से अधिक लोग इस ग्रह पर खुशहाली और अस्तित्व के लिए जैव विविधता के महत्वपूर्ण महत्व को समझने लगे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना है। जितने भी प्रजातियां उन लोगों को सबको सुरक्षा देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की थी बायोडायवर्सिटी की क्लास। अगर हम मिला के बोले तो आज आई थिंक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का आज ये तीसरा क्लास हो गया। यानी पहला लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाए उसमें, और तीसरा आज। उसके बाद जब पर्यावरण पढ़ाए थे वहां भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को बताए थे, पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ाए थे उसमें भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को पढ़ाए थे, और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं हम लोग जैव विविधता को अच्छे से डील किया। यानी कुल मिला के आप लोग एक ही टॉपिक को 3 बार पढ़ लिए। अब क्या होगा, आपके दिमाग में अच्छे से कम 60 से 70% आप लोग को जैव विविधता अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग के लिए कम से कम
कम से कम 30 से 35% और ओने के क्लास में 25% मिला जुला के टोटल 70% का जो बायोडायवर्सिटी क्लास था वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग का आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग का एग्जाम में भी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर आपसे अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।